हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी फ्रेंड्स। 2014 का लेक्चरर का स्क्रीन एग्जाम का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। 16 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसके फादर हैं, राइट। बट जो हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं, राइट। और नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में जो है नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। किसके लिए? इसी कृषि में उनके योगदान के लिए। और 2020 का बोरलॉग अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर सलमा सुल्ताना जो कि बांग्लादेश की साइंटिस्ट हैं, उनको दिया गया है, राइट। ओके। एंड भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी क्षेत्र, जिसको सर्विस क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र, तो उसका योगदान सर्वाधिक है। प्राथमिक क्षेत्र बेसिकली भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीन क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो सीधे सीधे जो भी प्रोडक्ट हमें जो प्रकृति से मिलते हैं वो उनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स। दूसरा क्षेत्र है सेकंड क्षेत्र, जिनमें इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को रखा गया है। और तीसरा क्षेत्र जो है सर्विस क्षेत्र। तो मैं इनका एरिया परसेंटेज भी बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी क्षेत्र का योगदान है 15.4%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 23% और तीसरा क्षेत्र का योगदान है 61%, 61.5%, जो कि सबसे ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। 18वां, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, एज यू ऑल नो। तो बट हम और क्वेश्चन और ऑप्शन भी देखेंगे। मनीला में क्या है? मनीला में आपका जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला में। ओके। और फिर न्यूयॉर्क में आपको पता है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। और जेनेवा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे डब्ल्यू हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है बट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। और न्यूयॉर्क में आपको पता है यूएन का हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक जो है किस डिक्लेरेशन से बना था? ब्रिटेन वुड्स डिक्लेरेशन से बना था। और कब बना था? 1944 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक कौन से हैं? तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को निर्धारित यानी डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं भूमि, कृषि पूंजी, भूमि, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो तीनों चीज आते हैं कृषि उत्पादकता को अगर हम मेजर करना है तो भूमि, श्रम और पूंजी, तीनों चीजों को मेजर करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, किस देश के नागरिक थे? तो ये जो है मैक्सिको के इनको सिटीजनशिप मिली है। और ये 2014 का करंट अफेयर्स का था, बट आज की डेट में हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। और ये हर साल दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज जो अवार्ड दिया जाता है, ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2020 का जो अवार्ड दिया है डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है, जो यूएस में है और वहीं की सिटीजनशिप इनके पास अभी है, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, वर्ल्ड फूड अवार्ड। 21वां क्वेश्चन है, 2013 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? देखिए, ये साहित्य के जो है तीन सम्मान हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 2013 का तो ये उस टाइम की बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे 2020 का। तो 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो मिला है आपको, देखिए, सरस्वती सम्मान तो मिला है किसको? वासुदेव मोही को, उनकी रचना चेक के लिए। और व्यास सम्मान 2019 का जो है वो मिला है नासिरा शर्मा को, उनकी रचना कागज की नाव के लिए। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अकितम अच्युतम को मिला है, जो कि मलयाली कवि हैं। तो ये देखिए, और ऊपर वाले दो दो हैं, यानी कि सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान, दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2014 में। तो सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था। तो रजत यानी सिल्वर मेडल उनको मिला था। इंपॉर्टेंट क्या है कि सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो ये जो है आगे आने वाले 2022 में होना है और बर्मिंगम में होना है। और 2018 में 4 वर्ष के अंतराल पे जो
पहले हुआ था 18 में, 2018 में, वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राइट, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कभी के टाइम में जो है ब्रिटेन के उपनिवेश रही हैं। ओके, अफगानिस्तान में 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो अब 2014 में जो निर्वाचित हुए हैं वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी, और सीईओ वहां पे हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और 2014 से पहले जो थे वहां पे हामिद करजई थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी करंट में कौन है? अशरफ गनी वहां प्रेसिडेंट हैं। और चाबहार पोर्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने ईरान में जो है इन्वेस्टमेंट की है चाबहार पोर्ट से, जो कि डायरेक्ट हमारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसके लिए? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए। तो हम लोगों ने जो है अफगानिस्तान तक अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर यानी भेजने के लिए जो है चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ईरान में। तो अभी और आज की डेट यानी कि आज जो है 16/12/2020 है, तो कल की ही न्यूज़ है कि जो है उज्बेकिस्तान ने भी जो है चाबहार पोर्ट में अपना जो है इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। तो सेंट्रल एशिया एज वेल एज यूरोप हो गया, और वहाँ से फिर हम हो सकता है कि ये कनेक्टिविटी हमारी मतलब पूरे एशिया की कनेक्टिविटी जो है, हमारे इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप, यूरेशिया और ये जो है सेंट्रल एशिया के से हो सकती है। ये आपको याद रखना है यहाँ से। और नेक्स्ट है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री मोदी की जनधन योजना आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक अकाउंट खोल गए थे? तो 1.5 यानी 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे पीएमजेडीवाई के एक दिन में। ओके, और ये कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को ये है पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था। और स्वाभिमान स्कीम बैंकिंग यानी बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग में यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और पीएमजेडीवाई भी वित्तीय समावेशन से संबंधित है। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि बैंकिंग की सुविधा जो है हर किसी को मिले और हर क्षेत्र को मिले, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, कोई भी एरिया हो, वहां पे जो है सब लोगों को जो है बैंक का एक्सेस मिलना चाहिए, यही वित्तीय समावेशन है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एशिया का पहला प्राक्षेपिक शोध केंद्र भारत में किस राज्य में प्रारंभ किया जाना है? तो ये गुजरात में किया जाना है। प्राक्षेपिक होता है बैलिस्टिक जो है रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है। और ये जो है अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं कुछ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, यानी कि जंगल जो है सबसे ज़्यादा कवर वहाँ पे है। और वन आच्छादन जिसको कहते हैं, मैक्सिमम टाइगर भी कहाँ पे हैं? आपके एमपी में है। और केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? रबर होता है, कोकोनट होता है। और फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है? प्याज यानी ओनियन है। और हाँ 2000 क्योंकि 2020 में हम आपदा का सामना कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है, इसको कहते हैं एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यानी विषाणु का जो है इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है विषाणु पे, जहाँ पे जो है रिसर्च की जाती है। तो वो बना था 1952 में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये विलियम जोन्स थे, जिन्होंने जो है किसमें 1884 में जो है ये सॉरी 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 1784 में जो है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी विलियम जोन्स ने। और 1785 में आपको मैं बताना चाहूँगा जो है विल्किंस हुए हैं एक ब्रिटिश जो कि इनके ही टाइम पे थे विलियम जोन्स के। तो इन्हीं के जो है नेक्स्ट ईयर यानी 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। और चार्ल्स विल्किंस ने जो है 1785 में जो है गीता का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने किया? विल्किंस ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1784 की हम बात करें तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता ही होगा। पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो पार्श्वनाथ का संबंध जैन धर्म से था। तो ये तो सभी का था क्योंकि ये तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और पार्श्वनाथ इसमें से 23वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे कौन? ऋषभ ऋषभदेव, ऋषभनाथ जिनको कहा गया है। और 24वें तीर्थंकर यानी लास्ट हुए हैं महावीर स्वामी जी। तो इन तीनों के जो है तीन प्रतीक भी हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जो है उनका सांड जो है प्रतीक हुआ करता था। और 23वें तीर्थ यानी पार्श्वनाथ की बात करें तो उनका सांप स्नेक था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी उनका जो है लायन यानी सिंह शेर जो है इनका प्रतीक था, एम्बलम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपको बाकी
पशुपति धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, चार्वाक धर्म हो गया, इन सभी को ये तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी डीपली। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था, तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। और हेनरी विवियन डेरोजियो जो है एक राष्ट्रवादी जो है, इंग्लिश यानी एंग्लो इंडियन थे, और राष्ट्रवादी इनको कहा जाता है। राष्ट्रवादी कवि, लेखक, अध्यापक ये कहे जाते हैं। और जब हम हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करें तो ये एक टीचर थे, कहाँ पे, हिंदू कॉलेज में टीचर थे। और इनकी जो है मात्र जो है 23 साल की उम्र में इनका जो है हैजे के कारण इनका निधन हो गया था। तो बट इन्होंने जो है अपने, जब ये हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे, इनके अनुयायियों को जो है राष्ट्र यानी राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए बहुत सारे मूल मंत्र दिए थे, और जो आगे चल करके क्रांतिकारी भी हुए हैं। तो ये एक राष्ट्रीय जो है पैट्रियोटिक जो है ब्रिटिशर्स को इनकी संज्ञा दी जाती है, यानी कि राष्ट्र, इसमें जो है देशभक्ति की भावना भरी हुई थी कूट कूट के। तो ये इसलिए जो है, और इन्होंने बहुत सारे जो है मूवमेंट भी करे हैं, बंग हित सभा भी इन्होंने देखा है, राइट। तो अब ये जो है इसके ऑप्शन हो गया सी आर दास, तो आपको पता ही होगा सी आर दास जो है देश बंधु इनको कहा जाता है, ठीक है। चित्तरंजन दास देशबंधु, तो इन्होंने स्वराज पार्टी का 1923 में जो है फाउंडेशन डाली थी, यानी कि इन्होंने आरंभ करा था किसका, स्वराज पार्टी का 1923, जिसमें मोतीलाल नेहरू इनके साथ में थे। और एम एन रॉय, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो फाउंडर हैं एम एन रॉय, और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनाई थी। और अरविंद घोष के तो ये क्रांतिकारी ही रहे हैं, और वंदे मातरम इन्होंने जो है वीकली न्यूज़पेपर के संपादक भी रहे हैं अरविंद घोष, ठीक है। तो ये वंदे मातरम, अरविंद घोष, ये पूछा जाता है। ओके, और उसके बाद आते हैं हम, किस दस्तावेज को आधुनिक भारत का मैग्ना कार्टा यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वुड्स डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच यानी जो 1854 में आया था, और डलहौजी के टाइम पे ये आया था वुड्स डिस्पैच, राइट। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी आपकी 1982 में, जिसका फोकस था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार पे। मैकाले की बात करें, मैकाले भी एक डिक्लेरेशन था। मैकाले क्या, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मैकाले का एक एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको अधोगमन निस्तांतरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो उसमें ये था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में मैकाले ने ये बोला कि आप शिक्षित जो है किसको कीजिए, एक उच्च वर्ग को शिक्षित कीजिए, ताकि वो जो है अपने नीचे यानी बड़े मास को अपने आप जो है वो लोग शिक्षित कर। तो हमें सभी को शिक्षा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम जो है हायर क्लास को या फिर लोअर हायर क्लास को जो है शिक्षित करें, ताकि वो अपने नीचे जो है बहुत बड़े जो है जनसंख्या को जो है शिक्षित कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये थी उसकी, मैकले की। हंटर कमीशन 1982, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। वुड्स डिस्पैच जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच में था क्या, इसमें इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए, हाई स्कूल की शिक्षा जो होनी चाहिए इंग्लिश प्लस क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, और जो कॉलेज की जो शिक्षा होनी चाहिए वो पूरी की पूरी अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो ये था वुड्स डिस्पैच, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। भारत में पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था, तो पहली सरकारी जनगणना का वर्ष कौन सा था, 1881, राइट। और इससे पहले भी एक जनगणना हुई थी, वो 1872 में हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी इनिशियली, राइट। तो वो भी आता है कि भाई जब 1872 में हुई थी तो किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे, और ये जो है रिपन के टाइम पे जो है 1881 में हुई है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। 30 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अगर पूरे करूंगा तो शायद लंबा वीडियो होगा, मेरे को अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, राइट। तो बट धीरे धीरे जो है आप भी देखिए, और मैं अपलोड करता रहूंगा, राइट। थैंक यू।